Bismillahirrahmanirrahim. So this is our lecture number 9, first lecture after the midterm, and today we will cover the analog to digital converter and serial communication. तो दो चीजें आज हम peripherals cover करेंगे, pretty much easy. और अच्छा, अब जब हमने मुख्तलिफ पेरिफेरल्स को पढ़ना शुरू किया है तो हमें ये अंदाजा हुआ है कि जी जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनका बेसिक फंक्शनैलिटी का जो मैकेनिज्म है वो एक ही है। वो क्या है? उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स होते हैं जिसमें कुछ पिन्स को आपको इनेबल डिसेबल करना होता है, कुछ उसके जो ना वो मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, कुछ केसेस में वो इंटरप्ट जनरेट कर सकता है तो आप उसकी फिर इंटरप्ट को हैंडल करते हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल पेरिफेरल्स एक्चुअली वर्क इन द सिमिलर मैनर कि अगर आपने किसी पेरिफेरल को काम करवाना है तो पहले आपने उसके कोई रेस्पेक्टिव रजिस्टर्स को जो है ना वो यूज करना है, उनको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने उसको जो है वो फिर इस्तेमाल करना है और डेटा फिर जो है ना वो अल्टीमेटली उसका किसी रजिस्टर में आ जाता है, उस रजिस्टर से डेटा रीड करना है, उस पर ऑपरेट करना है। तो यही कुछ जो है वो एडीसी और सीरियल कम्युनिकेशन में भी होगा, बट दीज टू पेरिफेरल्स आर द वंस जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ओके, सो वी स्टार्ट विद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो हमारे टास्क हैं उसके अंदर जो सिग्नल्स हमें नजर आते हैं दे आर नॉट डिजिटल इन नेचर। ठीक है जी, हमने आपको याद होगा कि सिग्नल्स की बात की थी कि शुरू में कि व्हाट इज एन एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज अ डिस्क्रीट सिग्नल, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल वो है जो डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन जो है ना वो इन द वैल्यू, इन द मैग्नीट्यूड आल्सो, यानी कि एक स्पेसिफाइड वक्त के ऊपर वो सिग्नल आपको मिलता है और उसकी कुछ स्पेसिफिक लेवल्स हैं जिसके ऊपर वो जाता है, और उसमें फिर बाइनरी सिग्नल्स है जिसको हम ज्यादा जो है ना वो हैंडल करते हैं, बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज जो है उसके अंदर कंप्यूटर को ऑपरेट करना इज इजी। कंप्यूटर नेचुरली अंडरस्टैंड्स टू वोल्टेज लेवल्स इजीली, व्हिच इज 0 and 1, 0 and 1। 1 is जो है ना वो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, जो है ना वो 0 is 0 वोल्ट, समटाइम्स -3.3 वोल्ट, -5 वोल्ट। बट दो वोल्टेज लेवल्स के अंदर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बड़ा अच्छा ऑपरेट करता है, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर को अगर सैचुरेशन मोड में ऑपरेट किया जाए तो वो क्या करता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो इसी तरह से ऑपरेट करता है। अगर वो ऑन है तो वो एक वोल्टेज देगा, अगर वो ऑफ है तो एक वोल्टेज देगा। सो उसके दो लेवल। दैट्स व्हाई कि ये जो एंटायर रिजीम है ये बाइनरी के इर्द गिर्द बिल्ट है। ठीक है जी, ओके। सो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एनालॉग सिग्नल्स को जो है ना वो जब आपने हैंडल करना है, फॉर एग्जांपल एम्पलीफाई करना है, फॉर एग्जांपल उसका मैग्नीट्यूड मेजर करना है, एंड देन थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स, लेट्स से कि फिल्ट्रेशन करनी है, तो एनालॉग डोमेन के अंदर वो काम मुश्किल है। एनालॉग डोमेन के अंदर उसके सर्किट्स बनाना और उनको थ्रू सर्किट्स ऑपरेट करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आगे चल के हम जो है ना वो एक देखेंगे भी, अगर आपने एक सिग्नल को एम्पलीफाई करना है तो उसके साथ एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको लगाना है, उसकी एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो वो दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ जॉब, बट इवन उसके अंदर जो है वो उसका जो आउटकम है वो डिपेंड करता है रजिस्टर्स की वैल्यूज के ऊपर। अब रजिस्टर्स की वैल्यूज के अंदर टॉलरेंसेस होती है, इसका मतलब वो एग्जैक्ट नहीं होगा कभी। डिजिटल डोमेन में जब आप आ जाते हैं तो पहली चीज तो ये कि जी आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो चीजें जो कि आप ऑन पेपर मैथ की फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, अब वो एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। So implementing something in the hardware versus implementing something in the software, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो ना वो फर्क है, ease of जो ना वो configuration का। That's why we would like कि हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डोमेन में लें और फिर उस पर ऑपरेट करें। ठीक है जी, सो अब ये चीजें करते हुए हमें जो है वो किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? वोल्टेज लेवल्स का, इंटरफेसिंग सर्किट्स का,
और सैम्पलिंग रेट्स का। ये क्या चीजें हैं, इनको हम अभी जो है ना वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज है इंटरफेसिंग विद द एडीसी। So जो ADC है, analog to digital converter, that takes an analog signal and then generates a digital number, ठीक है जी। और वो डिजिटल नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल जिस टाइम के ऊपर उसने उसको सैंपल किया, ठीक है जी। क्योंकि ये देखिए जैसे ये सिग्नल है, ये वेरी कर रहा है। अब इसको इस टाइम के ऊपर जब ये जो है ना वो करेगा, सैंपल करेगा, तो इसकी वैल्यू कुछ और बताएगा। जब इस पॉइंट पे करेगा या इस पॉइंट पे करेगा तो कुछ वैल्यू और बताएगा। So ADC has three important characteristics. One is the reference voltage, then is the resolution, and then third is the sampling rate. Reference voltage क्या है? Maximum voltage जिसको के आप convert कर सकते हैं। So maximum voltage जो है वो obviously जो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो ADC लगा हुआ है, ठीक है, माइक्रो, क्योंकि अब जो हम ADC की बात करें वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगे हुए की बिल्ड का बात करें। सो उसकी वैल्यू जो ड्राइविंग वोल्टेज है माइक्रो कंट्रोलर का उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी माइक्रो कंट्रोलर जिस वोल्टेज के ऊपर खुद ड्राइव हो रहा है उससे ज्यादा वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता। बट अगर आप सेपरेट आईसीज लगाते हैं, 1 लाख टू डिजिटल कन्वर्टर की सेपरेट आईसीज भी अवेलेबल है, वहां पे यू हैव द फैसिलिटी कि आप रेफरेंस वोल्टेज अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। उसमें भी एक रेंज होती है, बट वहां पे भी एक वोल्टेज होगा जो उसको सप्लाई कर रहा होगा ऑपरेट करने के लिए, और एक वो होगा जो रेफरेंस के लिए होगा। रेफरेंस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। रेजोल्यूशन, मिनिमम वोल्टेज चेंज जिसको ये डिटेक्ट कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका वोल्टेज लेवल यहां पे चल रहा था, ठीक है, सेंसिटिविटी। सो अब सेंसिटिविटी और इसमें जो है ना वो थोड़ा सा फर्क ये है कि सेंसिटिविटी इज द मिनिमम वोल्टेज दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन सेंस। रेजोल्यूशन ऑन दी अदर हैंड इज द मिनिमम चेंज जिसके ऊपर वो अपनी डिजिटल आउटपुट को की एक बिट चेंज कर देगा। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक वोल्टेज लेवल V1 है, ये एक वोल्टेज लेवल V2 है। जब तक V2 माइनस V1 विल नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम V, जो ना वो डेल्टा V, तो तब तक क्या होगा, ये V1 को इक्वल टू V2 कंसिडर करके इसका एक ही बाइनरी कोड D आपको देता है, डिजिटल कोड। इनके दरमियान में एक सर्टेन लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन इज समथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट, वरना क्या होगा, वरना जो इस तरह का सिग्नल आ रहा है इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों एक ही वोल्टेज जो ना आपको नजर आ रहा होगा। हो सकता है कि यानी यहां से लेके यहां तक तमाम वैल्यूज एक ही डिजिटल कोड पे जो ना वो हो जाएंगे, मैप हो जाएंगे। तो उसका नुकसान क्या है कि आप जो है ना आपके पास जो सिग्नल आएगा वो बहुत ज्यादा उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिर नहीं होगी, मिसिंग होगी। ऑब्वियसली जब भी आप एक डोमेन से दूसरी डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, generally it is a lossy transformation. So analog to digital domain is basically mathematically speaking it is a transformation, and it is a lossy transformation because analog में जो values हैं ये सारी की सारी values आ रही हैं और ये infinite levels में जो इसके दरमियान defined है। However digital में एक certain levels defined है जो जिनके ऊपर आप voltage को measure कर सकते हैं, उसके बाद आप measure नहीं कर सकते। Then third is the sampling rate. How fast are you actually taking the measurements? ठीक है जी, how fast are you taking the measurements? ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे को तेज बुखार हो तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका ना आप हर घंटे के बाद इसको पानी की पट्टियां करें और हर आधे घंटे बाद टेम्परेचर मेजर करें। अगर टेम्परेचर जो है ना वो 2 घंटे में नीचे नहीं आता तो फिर आप फला चीज करें या हॉस्पिटल ले जाएं या वगैरह वगैरह करें। तो वो जो आधा घंटा है दैट इज द सैम्पलिंग इंटरवल, and number of samples that you are taking over a certain unit of time is called the sampling rate. जैसे अगर आप टाइम इंटरवल 1 घंटा रख लें तो you are taking 2 samples per hour, that is your sampling rate. So sampling rate is 2, sampling interval is 30 minutes. So sampling interval is the
difference of time with which you are taking the samples. Sampling rate is the number of samples that you are taking over a period of time. Okay. So जब आपने एडीसी के साथ जो है ना वो पहला मसला हम दोबारा इशू करते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ जब आप इंटरफेस कर रहे होते हैं तो आपने तमाम वोल्टेजेस को विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन रेफरेंस पॉइंट मेजर करना होता है। ठीक है जी, ये हमें पता है कि वोल्टेज एक्चुअली जो है ना जब हम बात कर रहे हैं कि जी ये 5 वोल्ट है तो उसका मकसद ये होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि इसमें जो हॉट वायर है वो 5 वोल्ट पे और एजम्पशन ये है कि जो जो न्यूट्रल वायर है वो 0 के ऊपर है। इट मे हैपन कि एक्चुअली न्यूट्रल वायर जो है वो -5 वोल्ट के ऊपर हो, तो आपका जो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको 5 होने के लिए जरूरी है कि आपकी जो हॉट वायर है वो आपकी 0 वोल्ट के ऊपर होगी। तो जनरली क्या होता है कि आप या तो अर्थ ग्राउंड जो है ना ये और इसको जो है ना वो पूरा जो सिस्टम है इसके ग्राउंड को आपस में जो कॉमन टर्मिनल है इसको आपस में मैच कर देते हैं और आप जो रेफरेंस लेते हैं फिर आप विद रिस्पेक्ट टू दिस अर्थ ग्राउंड ले रहे होते हैं, या आप एक कॉमन टर्मिनल और इस कॉमन टर्मिनल को भी हम यूजुअली ग्राउंड का ही नाम देते हैं वो ले लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट से आप जो है ना वो मेजर करते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर आप अभी तो आप चूंकि हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, तो उसका तो ग्राउंड ऑब्वियसली कॉमन होगा ऑलरेडी विद द कंप्लीट सर्किट। लेकिन अगर आप एडीसी एक अलहदा जो है ना वो लेके चलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो आईसी अलहदा है तो आपको उनका ग्राउंड कॉमन करना पड़ेगा। इफ यू डोंट डू दैट यू विल गेट एरोनियस रिजल्ट्स। और ये मैंने प्रैक्टिकली जो है ना वो देखा हुआ है कि आपको जो ना वो वैल्यूज ठीक नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस किसी और पे चल रहा है, ये रेफरेंस किसी और पे चल रहा है। ग्राउंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि आपने ग्राउंड जो है ना वो हमेशा सर्किट का जो है ना वो पूरे का कॉमन करना है ताकि रेफरेंस जो है ना वो एक का। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन एंड डायनामिक रेंज की। ठीक है जी, सो व्हाट इज द रेजोल्यूशन? ठीक है जी, तो हमने कहा कि रेजोल्यूशन ऑफ एडीसी इज द स्मॉलेस्ट वोल्टेज चेंज दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ओके। सो अब आप ये देखिए कि सपोज आपका जो सिग्नल है, ठीक है जी, ये है, ये जो है ना वो कंप्लीट सिग्नल आपका ना इस तरह से स्विंग लेता है। आप उसको कहते हैं कि मैं इसको L नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करूंगा। सो दिस इज योर जो है ना वो लेवल 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज योर L लेवल। ठीक है, अच्छा। अब जो है वो आप ये कहते हैं कि जी अच्छा, अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये चूंकि आपने इक्वल इंटरवल्स में इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया है, सो ये वोल्टेज कितना होगा? ये वोल्टेज ऑब्वियसली मैक्सिमम माइनस द मिनिमम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है जी, सो आपका अगर मैं कहूं कि जी दो इंटरवल्स के दरमियान का वोल्टेज इज डेल्टा वी, सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइडेड बाय एल। गॉट इट? अच्छा, अब अगर वी मैक्स हमने कहा कि वी मैक्स को हमने कहा रेफरेंस वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जिसको वो कन्वर्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इस डेल्टा वी में वी मैक्स की जगह के ऊपर वी रेफ आ गया। मिनिमम वोल्टेज आपने कहा कि जी ग्राउंड के लेवल के उससे हम रेफरेंस लेते हैं तो वो 0 हो गया, तो वी मिनिमम की जगह पे 0 डाल दिया आपने। अब नीचे आ गया नंबर ऑफ लेवल्स दैट इज इक्वल टू एल। अब इसका मतलब ये है कि जो है ना वो अब आप इसको जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी हो तो ये रेजोल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वन स्मॉल थिंग ये कि आपको बेसिकली ये करना है कि इसमें डेल्टा वी इज इक्वल टू वी रेफ ओवर एल माइनस 1 करना है। क्यों? इसलिए कि यू आर स्टार्टिंग टू काउंट, ये जो आपका लेवल 1 है ये एक्चुअली 0 वोल्ट्स है और आप बाइनरी क्योंकि डिजिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपका डिजिटल में हमेशा काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से।
एंड जो ना वो यहाँ पे जो अब पहले एल था तो ये जो ना वो हाईएस्ट विल बी एल माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये एल जो है बेसिकली जब आप किसी भी जब वो किसी भी चीज को डिजिटल में रिप्रेजेंट करते हैं तो यू नीड सम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट। यू नीड सम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट दैट सिग्नल, टू रिप्रेजेंट दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर है लेट्स से कि जी 8, तो 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 1000। इसका मतलब है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 4 बिट्स की मुझे जरूरत। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब आप ये देखिए कि अगर जो है मेरे पास नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 15, तो दैट इज 1111। इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 मिनिमम बिट्स की जरूरत है। ठीक है। सो इफ आई हैव या ना वो 0 to l minus 1 number of levels, तो number of bits that I will need to represent that number वो कैसे दिया जाएगा? 2 raised to power n। n is the number of जो ना वो bits जो required है to represent that number, minus 1 should be equal to l minus 1। अब ये और ये कैंसिल हो गए। अब आपने ये कैलकुलेट करना है, दैट सिंपल। आप जो है वो यहाँ पे इसका ये ले लें, log with of base, log with respect to the base 2 ले लें, so you will get n log 2 to the base 2 will be equal to log of l to the base 2। so ये आपको n की वैल्यू निकल आएगी। सो n क्या बताएगा? n बताता है कि नंबर ऑफ बिट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दोज नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब अल्टरनेट भी हो सकता है। अभी हम इस तरीके से लेके चले, हम यूं लेके चले कि हमें ये पता है कि हमारा जो सिग्नल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमने उसको रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे लिख दिया। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये पता है कि हम इसको मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो दैट नंबर वाज इक्वल टू एल। अब हमें पता ये चला कि अच्छा जी, जो रेजोल्यूशन आएगी, रेजोल्यूशन विच मीन्स द मिनिमम चेंज दैट इट कैन डिटेक्ट। अच्छा, उस मिनिमम चेंज का क्या मतलब है, उसकी एक और इंटरप्रिटेशन है, वो भी मैं भी आपके साथ बात करता हूँ। बट जो मिनिमम चेंज जिसको के आपका एडीसी डिटेक्ट कर पाएगा, दैट इज गिवन बाय वी रेफ ओवर एल माइनस 1। और अब जो एल है दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन। क्यों? क्योंकि n नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू जो ना वो एनकोड दैट इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी फॉर्म। अब रेजोल्यूशन का एक और मतलब, आप ये देखिए कि हो क्या रहा है। यहां पे सपोज कि ये एक सिग्नल है जो 8 लेवल्स पे डिवाइडेड है, 0 से लेके 7 तक। तो पहला लेवल इज 0, पहला लेवल इज 0। अब कितना वोल्टेज चेंज आए कि ये अपने बाइनरी सिग्नल को 000 से 001 कर दे। यानी रेजोल्यूशन के दो डेफिनेशंस, एक द मिनिमम वोल्टेज चेंज दैट एडीसी कैन डिटेक्ट, और द मिनिमम वोल्टेज चेंज दैट इज गोइंग टू कॉज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द डिजिटल जो ना वो कोड टू जो ना इंक्रीज, टू चेंज। ठीक है, जो एलएसबी है उसको चेंज करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। सो अगर आपका ये 5 वोल्ट का था तो ये तकरीबन 0.7 के आसपास आपको जो है ना वो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 0 वोल्ट पे हैं तो आपका कोड है 000, आपको मिनिमम 0.7 वोल्ट का सिग्नल चाहिए ताकि आप 000 से 001 पे चले जाएं। अदरवाइज क्या होगा, you will remain at the code 0। तो all voltage values between 0 and less than 0.7 उनका एक ही कोड होगा, that will be 000।
जब वो 0.7 या उससे अबव होगा और 0.14 से नीचे होगा, बिटवीन 0.7 एंड 0.14, तो फिर वो 001 काउंट होगा। तो resolution is actually दो definitions. Number one, the minimum change that this can detect, जिसका मतलब ये कि the minimum voltage change that will cause the LSB of the binary code given by ADC to change. ठीक है जी, 0 से 1 पे चला जाए या 1 से 0 पे आ जाए, यानी अगर आप 0.7 पे हैं तो आप नीचे आने के लिए भी आपको उतना जरा वो जंप करना पड़ेगा, यानी 0.14 से नीचे थे तो 0.7 कम से कम नीचे उतरेंगे तो फिर जो है ना वो आप 000 कोड पे आएंगे। ठीक है, सो दीज आर द टू डेफिनेशंस। मतलब ये सीढ़ी जो हमारे पास होती है ना उसकी जी जी, ये बिल्कुल आपने ठीक इसकी एग्जांपल दी। सो दिस इज लाइक अ स्टेयरकेस। जब आप जो है ना वो एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, एनालॉग सिग्नल को एज डिजिटल, तो जो उसका जो इक्विवेलेंट सिग्नल है वो स्टेयरकेस फॉर्म में होता है, वो स्टेयरकेस फॉर्म में होता है, और द स्टेप साइज ऑफ एवरी स्टेयर दैट इज योर रेजोल्यूशन। ठीक है जी, तो इसका ये फॉर्मूला है, दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, सो ये 0 है, ये 0.7 है, ये 0.14 है, ये 0.21 है, ये 0.28 है, ये 0.35 है, ये 0.42 है और ये 0.49 है। सो हम 0 से 5 वोल्ट तक हमारे सिग्नल सारे के सारे इन लेवल्स, वोल्टेज लेवल्स के ऊपर डिवाइडेड है। 0.35 के दरमियान आ गए तो हम कहेंगे ये डबल 1 जी, अगर 0.35 और 0.28 के दरमियान में यहाँ पे अगर ये आता है तो ये वाला 100 इसका ये 4, यानी कि इट इज ऑन लेवल 4, लेवल 4 इसका। अच्छा, अब विद इन नीचे वाला हाँ नीचे वाला नहीं है। ठीक है, वो एडवांस्ड फिर एक थ्योरी है कि जी राउंड अप या राउंड डाउन, कि अगर इन दोनों का हाफ लिया जाता है एक्चुअली, यानी लेवल एक्चुअली यूं काउंट किया जाता है कि अगर इनके हाफ में 0.35 और 0.42 के हाफ के ऊपर पॉइंट आप लगा देते हैं, अगर हाफ से ऊपर है तो उसे राउंड अप करके इधर ले जाते हैं, अगर वो हाफ से कम है तो राउंड डाउन करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, इस तरह से असल में नीचे, यहाँ नीचे से स्टार्ट करना। हाँ नीचे हाँ हाँ 0.7 तक हो तो हाँ। अब इसमें भी यही होता है, यहाँ पे अगर जो है 0.35 तक आप ले लेते हैं, 0.35 से अगर नीचे है तो 0 ले आते हैं, 0.35 से लेके ये यहाँ तक 0.7 और 0.14 के दरमियान में जो वैल्यू है विच इज लेट्स से रफली 0.105 पॉइंट, हाँ ये एक सेकेंड, ये 0.07 होगा ना, हाँ 0.07 था, सॉरी, तो ये 0.105 होगा। तो 0.35 से लेके 0.105 तक जो होगा वो राउंड होके ऑन टू दिस लेवल आ जाएगा कोड। अच्छा, सपोज अब आपने एक वोल्ट मीटर बनाया था, डिजिटल वोल्ट मीटर क्या करता है, डिजिटल वोल्ट मीटर यही कर रहा होता है, एडीसी उसके पास एक जना वो बहुत हाई रेजोल्यूशन का होता है ताकि अच्छी एक्यूरेट रीडिंग दे सके, वो वहां से डिजिटल कोड उठाता है। अब लेट्स सपोज कि मैंने पता करना है कि जी मेरा इनपुट वोल्टेज कितना था, तो इनपुट वोल्टेज पता करना बड़ा आसान है कि जी इनपुट वोल्टेज जो है विल बी इक्वल टू जो बाइनरी कोड है मल्टीप्लाई बाय जो रेजोल्यूशन है, इसको VLSB भी कहते हैं, डेल्टा वी भी कहते हैं, VRES भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखिए कि जी मैं 011 को उठा लेता हूँ, 011 इज 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो रेजोल्यूशन थी वो कितनी थी, 0.07, कितना बन गया 0.21, आ गया ना वो वोल्टेज। सो अब क्या होगा कि लेट्स से कि आपने एक वोल्ट मीटर बनाया, वोल्ट मीटर में एडीसी ने इसका कोड डिटरमिन कर लिया कि 3 है। अब वो 3, इसको पता है कि रेजोल्यूशन कितनी रखी हुई है मैंने, तो ये 3 जो है वो जाके रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करके आपको एलसीडी के ऊपर ये वैल्यू दिखा देगा, 0.21 दिखा देगा। सो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, रेजोल्यूशन मेजर करनी है तो रेफरेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 कब, जब मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है तो फिर ये, अगर मैं कहूं नहीं इतने नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करें तो फिर आपने
2 रेज़्ड पावर n की जगह के ऊपर l डाल देना और v रेफरेंस इज इक्वल टू l माइनस 1। और अगर आपको ये पता करने के लिए कहा जाए कि जो है वो n की वैल्यू कितनी होगी तो 2 रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू l। दिस इज हाउ यू डू इट। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं कि इसमें यू कैन हैव सच अ क्वेश्चन इन द पेपर, और ये अदरवाइज भी जो है प्रैक्टिकली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जी आपको v रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। अगर n स्पेसिफाइड है तो फिर जो है वो दैट विल बी इक्वल टू v ref ओवर 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। अगर n स्पेसिफाइड नहीं है, लेवल स्पेसिफाइड है, तो देन इट विल बी इक्वल टू v ref डिवाइडेड बाय l माइनस 1। और अगर जो है आपके पास रेजोल्यूशन गिवन है और आपको ये बताया जाता है कि अच्छा जी व्हाट इज द बाइनरी कोड, तो फिर आप बाइनरी कोड जो है ना वो निकाल सकते हैं कि अच्छा जी ये कौन से लेवल पे जाएगा, उसका बाइनरी कोड निकाल। लेवल कैसे निकलेगा? d इज इक्वल टू v in डिवाइडेड बाय v रेजोल्यूशन या v LSB। और अगर आपको बाइनरी कोड भी दिया हुआ है, रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है और कहा जाता है कि अच्छा जी व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू d टाइम्स v। ये d याद रखिएगा, इट इज द डिजिटल कोड या बाइनरी कोड बट रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल फॉर्मेट। ये सारी यही जरा बातचीत, ठीक है जी। अच्छा, so in order for your ADC to function properly, your analog input signal must be within the range of ADC reference voltage. This is very simple. So sometimes it happens कि let's say कि आपका जो वोल्टेज है वो इस तरह से, ठीक है जी, सिग्नल जो है ना वो इस तरह से, तो अगर ये सिग्नल होगा, आपका लेवल 0 से शुरू हो रहा है, एक्चुअल जो सिग्नल है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा? आपका ये पूरा का पूरा हाफ साइकिल जो है वो मिस हो जाएगा, आप इसे मेजर नहीं कर सकेंगे, पकड़ ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो 0 से नीचे को डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि सिग्नल की रेंज क्या है। द सिग्नल इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव, तो या तो आप अपने रेफरेंस को नीचे लेकर जाएं, अगर लेके जा सकते हैं। देयर आर एडीसीज जो कि -15 टू 15 पे काम करते हैं। अगर नहीं लेके जा सकते तो फिर उसमें एक डीसी ऑफसेट ऐड कर दे, जितना उसमें नेगेटिव जाना है उतना उसमें ऑफसेट ऐड कर दे और सिग्नल को इस तरह से बना ले, सो दैट ये 0 से लेके वी रेफ के दरमियान में बैक हो जाए। अच्छा, अब इसकी कुछ सिचुएशन हो रहा है। एक ये कि जी सिग्नल का एम्पलीट्यूड ऐसा था कि वो आराम से 0 से लेके वी रेफ के दरमियान में आ गया। दूसरी सिचुएशन ये थी कि वो नेगेटिव था, तो उसका कुछ नीचे वाला पोर्शन कट होना शुरू हो गया। आपने इनफ जो है ना उसके अंदर डीसी ऑफसेट ऐड नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब आपने डीसी ऑफसेट लेट्स से कि आप ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका सिग्नल की पीक इतनी ज्यादा है, वो इतना बड़ा है, ये इस तरह है, और आपका मैक्सिमम जो रेफ है वो यहाँ पे जो है ना वो जाता है 0 से लेके वी रेफ जो है ना वो यहाँ तक जाता है। तो क्या होगा? ऊपर वाली पीक भी क्लिप हो जाएगी, नीचे वाली पीक भी क्लिप हो जाएगी, ये चीज आ जाएगी। इस सूरत में आपने क्या करना है? इस सूरत में आपने पहले जो सिग्नल है उसको एक नेगेटिव गेन देना है, ठीक है जी। एक होता है एम्पलीफाई करना, एक होता है उसको स्क्वीज करना या नेगेटिव गेन देना। तो आपने उसको नेगेटिव जो है वो गेन देना है और उसके बाद उसमें डीसी ऑफसेट ऐड करना। सो क्या होगा? या ऑपोजिट कि जी मैं इसको पहले तो डीसी ऑफसेट दे दूं कि जितना ये 0 से नीचे है इतना इसमें ऐड कर दूं, तो क्या होगा? मेरा सिग्नल जो है वो यूं हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा ये। और फिर मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं कि ये करने के बाद मैं इस सिग्नल को फिर क्या करूंगा? एम्पलीफायर का जो है ना वो डी एम्पलीफाई करूंगा, तो ये सिग्नल यहां से यूं हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू। फिर ये मैं एडीसी से मेजर कर सकता हूं, अदरवाइज मेरी रीडिंग एरानियस है। क्यों? ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज जो मर्जी था, ये सारे का सारा मुझे फिक्स्ड वही लेवल एक दिखा रहा है। तो रिजल्टेंटली क्या होगा कि हो सकता है पीछे आपका जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट कोई चीज चल रही हो, मोटर कोई चल रही है जिसकी की स्पीड आपने एक्यूरेटली कंट्रोल करनी थी और आप एडीसी के थ्रू जो है ये वोल्टेज मेजर कर रहे थे। अब पता चल रहा है कि वो वोल्टेज बहुत बढ़ गया, मोटर की स्पीड बहुत बढ़ गई है। तो रिजल्टेंटली क्या होगा
ये आपका कोई ना कोई सिस्टम में नुकसान आ जाएगा। सो एडीसी को यूज करते हुए रेजोल्यूशन और वोल्टेज लेवल का ख्याल रखना। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इसके अंदर डीसी ऑफसेट जो है कोई ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज अ जो ना वो सिंपल जो ना वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है जी, दिस इज अ सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो क्या कर रहा है कि इनपुट सर्किट जो है, इनपुट जो सिग्नल है इसके अंदर वीडीसी को ऐड कर देता है। किस तरह से, ये इसकी इक्वेशन है। सो नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि वीडीसी इस तरह का होगा सच दैट आपकी जो लोअर पीक है वो जो है ना वो वीएसएस में इतना वैल्यू ऐड कर देंगी सो दैट जो है ना वो जीरो से ऊपर चला जाए, और जो टॉप वैल्यू है वीडीडी उसमें से उतना माइनस कर देगी कि आपका जो सिग्नल है वो एक जो है ना वो रेंज के अंदर, जीरो से वीएफ की रेंज के अंदर आ जाए। ठीक है, स्केलिंग करेंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से कई दफा ऐसा हो सकता है कि आपका सिग्नल बहुत ही जो ना वो छोटा है। अब अगर इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा है तो उस सूरत में भी क्या होगा कि आप जो है वो जब इसको मेजर करेंगे तो ये 1 बिट रेजोल्यूशन है, इसमें ज्यादातर सिग्नल आपको एक ही लेवल के ऊपर मिल रहे होंगे, वो भी एरोनियस रीडिंग है, तो इसको भी आपको जो है ना वो एम्पलीफाई करना है। सो एडीसी को इसका मतलब यूज करने से पहले आपने अपने सिग्नल को स्टडी करना है। तो द स्टेप्स आर, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द सिग्नल, देखें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, आप उसको कितना एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं ताकि आप उसको उतने लेवल्स में डिफाइन करें। अगर वो ऑलरेडी जीरो से वीएफ की रेंज में है तो ठीक, अगर जीरो से वीएफ की रेंज में नहीं है तो उसको या एम्पलीफाई करें या स्केल डाउन करें। ठीक है जी, दो चीजें करें। डीसी ऑफसेट की जरूरत है तो डीसी ऑफसेट ऐड करें, और फिर जो है वो फाइनली आप उसको जो है ना वो एडीसी से पास करें। ठीक है, ये हम मेजर किस तरह करेंगे इसका, वो क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राम से मेजर करेंगे ना, ताकि वो ग्राफ हमें होगा, ग्राफ में लगा सकते हो। ये तो आप ऑसिलोस्कोप वगैरह के ऊपर जो है वही उसमें मेजर करेंगे, उससे मेजर करेंगे, देखेंगे कि हाँ कितना परसेंट। हाँ, बेहतर तो यही है कि आप उसमें मेजर करें क्योंकि वो आपको ठीक जो है ना वो आउटपुट देता है। ठीक है, अदरवाइज आप अगर किसी वोल्ट मीटर से करेंगे, एनालॉग सिग्नल है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू आपको दिखाता है, वो तो सेम है, वो आपको जो है ना स्कोप से सही पता चलेगा कि शेप क्या है। अच्छा, अब इसमें ना मुख्तलिफ आगे चल के भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वी रेफरेंस जो है ना वो यूज किए जा सकते हैं। जो एट मेगा जिसको हम देख रहे हैं इसमें एक जो है ना वो आप AVCC यानी कि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का अपना जो पूरा सर्किट है उसको एक VCC प्रोवाइड की जाती है 5 वोल्ट की, या उस पर कर सकते हैं, या इसके अंदर इंटरनल एक 1.1 वोल्ट का रेफरेंस जनरेट हुआ होता है उसको यूज कर सकते हैं, या आप एक्सटर्नली भी VREF को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, बट वो भी इस जो ना वो 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। Now we talk about sampling very जो ना वो in a very minimalist fashion, क्योंकि ये बेसिकली तो कम्युनिकेशन की टर्म्स में है, बट एडीसी का एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट इज द सैम्पलिंग रेट जो आपने डिवाइड करना होता है, और एज पर दी Nyquist थ्योरम आपका जो सैम्पलिंग रेट है दैट शुड बी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन योर सिग्नल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका सिग्नल 10 हर्ट्ज का है तो आपने उसको 20 हर्ट्ज पे सैंपल करना है, यानी यू हैव टू पिक मिनिमम 20 सैंपल्स पर सेकंड। क्यों ना, बेसिकली ये जो Nyquist रेट है व्हिच इज ट्वाइस द बैंडविड्थ, इसकी रीजन ये है कि इफ यू वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल, द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द सैंपल्ड सिग्नल, इट इज ओनली पॉसिबल कि अगर आप उसको सैंपल कर रहे हो एट ट्वाइस द रेट। अगर आप उससे कम पे करेंगे तो आपका सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। सो और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि सैंपलिंग रेट अगर टू लो है तो दिस इज कॉल्ड एलियासिंग। ठीक है, ये अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन की टर्म्स में जाके देखें तो ये अगर आपका एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंटेंट इस तरह का है ना तो वो सिंबल्स आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सिग्नल्स है ना, यानी कि अगर आप मल्टीपल सिंबल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, सैम्पलिंग जो है वो इस रेट के ऊपर नहीं कर रहे, तो जो उसकी सिग्नल का की जो सिंबल की जो बैंडविड्थ बनेगी
वो इस तरह की एक जो ना वो शेप होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये फिर जो ना आपस में फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पे ये ओवरलैप करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप फिर एलियासिंग का फिनोमेना करते हैं। और अगर आपके सिस्टम में एलियासिंग का फिनोमेना हो तो दो तरीके हैं, या तो आप सैम्पलिंग रेट फास्ट कर दें, या फिर एक चीज होती है जिसे एंटी एलियासिंग फिल्टर कहते हैं। सो आप एंटी एलियासिंग फिल्टर यूज करें, ओके, ठीक है जी। सो ये वही चीज है कि ये आपका जो आपका ये है, जो आपकी जो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट इज सैम्पलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2, या सैम्पलिंग रेट जो है दैट इज ट्वाइस योर सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट कि ये जो एडीसी है हमारे पास आर्डुइनो में लगे हुए, ये जो है ना वो किस तरीके से काम कर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चीज हमें पता होना चाहिए कि दे विल हैव मल्टीपल रजिस्टर्स। अब मैं रजिस्टर्स की बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि रजिस्टर्स, अब आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि यार रजिस्टर्स होते हैं, और जब भी मुझे कोई चीज यूज करनी है तो मुझे उसको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है जी। देयर इज नो नीड कि मैं उस डिटेल में जो ना वो जाऊं, क्योंकि वो ना तो आपको याद रहनी है, वो आपने हमेशा डेटा शीट से कंसल्ट करनी, ठीक है। अच्छा, लेकिन सिर्फ सैम्पलिंग रेट के ऊपर अगर आप बात करें तो जो डिफॉल्ट एडीसी की क्लॉक है आर्डुइनो में, दैट इज 125 किलोहर्ट्ज। जो 125 किलोहर्ट्ज के ऊपर ये सैम्पलिंग कर रहा है। तो इट रिक्वायर्स, जब ये कन्वर्जन स्टार्ट करता है तो पहली कन्वर्जन के लिए इट रिक्वायर्स 25 साइकिल्स टू कन्वर्ट वन सैंपल इनटू डिजिटल वैल्यू, 25 साइकिल्स। उसके बाद इसके दो जो ना वो मोड्स, ठीक है जी। दो मोड्स में एक नॉर्मल मोड है, ठीक है जी, और एक दूसरा है जिसका कि आगे हम जिक्र करते हैं। जो नॉर्मल मोड में इसके अंदर ये 13 क्लॉक साइकिल्स ले रहा था। अब वन क्लॉक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा, 125 डिवाइडेड बाय 1 बाय 125, ठीक है जी, विच इज 8 माइक्रोसेकंड। तो 13 जो क्लॉक्स हैं, साइकिल्स हैं, दे विल बी इक्वल टू 104 माइक्रोसेकंड। तो 104 microsecond minimum are required to convert one sample into a digital value by this Arduino। जाहिर है कि और तेज सैम्पलिंग होते हैं। ये जो आपने देखा होगा जो बहुत अच्छी किस्म के डेटा एक्विजिशन कार्ड्स होते हैं, जो बहुत हाई सैम्पलिंग रेट के ऊपर जो ना वो चल रहे होते हैं, मेगाबिट्स पर सेकंड और गीगाबिट्स पर सेकंड के, या इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो हाई स्पीड कैमराज हैं उनका नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड। वो फ्रेम पर सेकंड क्या है कि नंबर ऑफ पिक्चर्स जो वो कंटिन्यूअसली लेते चले जा रहे हैं। सो जिन्होंने जो लेट्स से कि वो बुलेट को कैप्चर करते हैं, आप देखते हैं कई दफा मिसाइल्स की मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, वो क्या है। सो वहां पे द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट दे कैप्चर पर सेकंड इज वेरी लार्ज, वो उनका सैम्पलिंग रेट है, ठीक है। तो जितना सैम्पलिंग रेट हाई होगा उतने नंबर ऑफ जो ना वो आप उतनी तेजी से सिग्नल को या कोई की वैल्यू को उठा के कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं। सो आर्डुइनो ये जो ATmega 328P है, ये 125 किलोहर्ट्ज से ज्यादा, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये 13 क्लॉक साइकिल्स लेता है तो 104 माइक्रोसेकंड में एक सैंपल कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम सैंपल्स that it can provide is 9615 number of samples per second ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, which is given by 1/104। so 104 आपके पास कहां से आया है, this is equal to 13 multiplied by 1/125k, और 9615 कहां से आया आपका, this is equal to 1/104। अब ये तो मैक्सिमम है, आप इससे कम पे सैंपल कर सकते हैं, इससे ज्यादा पे सैंपल नहीं कर सकते, इससे ऊपर नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडीसी के आर्किटेक्चर की कि ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा इंटरनल इंसाइट किया सर्किट किस तरीके से काम कर रहा होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपका लगा हुआ होता है VREF, और ये है आपका इनपुट सिग्नल, और यहाँ पे होते हैं कंपैरेटर्स।
और ये थ्रू दीज रेजिस्टर्स ये वोल्टेज लेवल्स में डिवाइडेड है। ऑब्वियसली ये जो अगर इसको मैं R1 कहूं, R2 कहूं, R3 कहूं, R4 कहूं, so basically V0 will be equal to R1 over R1 plus R2 plus R3 plus R4 times Vref। वोल्टेज डिवाइडर है ना सिंपल, तो V0 ये होगा। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इसको इक्वल लेवल्स में डिवाइड करना है तो मैं इन सारों को एक्चुअली रेजिस्टर की वैल्यू सेम रख देता हूं। सो मेरा V0 विल बी इक्वल टू R over 4R times Vref। V1 will be equal to 2R, क्योंकि R plus R डिवाइडेड बाय 4R, तो ये डबल हो जाएगा उससे, उससे ऊपर वाला जो है ना वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स। अब ये कंपैरेटर करता ये है कि ये कंपैरेटर ये बताता है कि जी ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये ज्यादा बड़ा है या V0 बड़ा है। फॉर एग्जांपल जो नीचे वाला है, यहां से हमें ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आती है, C0 ये इंडिकेट करता है कि वेदर जो है ना वो नंबर V0 इज ग्रेटर और VA इज ग्रेटर। तो ये हाँ कंपैरिजन करता, तो ये 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। उसके बाद C1 ये कंपेयर करता है कि अगर VA जो है वो V1 से ज्यादा है, V0 से ज्यादा है, तो क्या V1 से भी ज्यादा है या उससे कम है। ओके, हो सकता है कि ये इससे भी ज्यादा हो। और C2 ये बताता है कि अब ये इससे भी क्या ज्यादा है या इससे कम है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली इस कंपैरिजन के थ्रू ये आपको बिट्स देता है। जब ये आपके पास जो है ना ये सिग्नल आ जाते हैं, इसको फिर आप डिजिटली एनकोड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको V0 का लेवल पता है। ठीक है जी। सो अगर आपके ये सारे जीरोज हैं, ऑल दीज 3 बिट्स आर 0, so C2, C1, C0, all of them are 0, 0, 0। तो आपका बाइनरी कोड क्या है? आप कहते हैं कि अच्छा जी ये तीनों लेवल से चूंकि छोटा है, सो जो ना वो B1, B0 इज 0, 0। अगर ये सिर्फ C1 से जो ना वो बड़ा है, 0, 0, 1 है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट लेवल पे है, इसकी B0 बिट 1 और दूसरी 0। हाँ, अब अगर ये 0, 1, 1 है, जिसका मतलब है कि ये C जो ना वो V2 से तो छोटा है, V0 और V1 दोनों से बड़ा है या बराबर है, तो फिर इट बिकम्स 1, 0। और अगर ये तीनों से बड़ा है तो देन इसका मतलब है कि ये Vref के ऊपर है, इसका सिग्नल 1। सो ये मैपिंग हो जाती है फ्रॉम दिस कंपैरिजन बिट्स टू द डिजिटल सिग्नल। तो ये 3 बिट से आपने 2 बिट का डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट कर। अच्छा, अब हमें ये अंदाजा है कि यार इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने लेवल्स में इसको डिवाइड करना है उसके हिसाब से कंपैरेटर्स हमें लगाने पड़ेंगे। अगर हमें लेट्स से कि 3 बिट का चाहिए, अभी तो हमने ना सिंपल कितने लेवल्स में देखा है, 3 लेवल्स में हमने डिवाइड, या 4 लेवल्स में। 4 लेवल्स में करने के लिए हमें जो ना वो 3 कंपैरेटर लगाने पड़े। इसका मतलब है कि अगर हमें 16 लेवल्स में करना है तो हमें 15 कम से कम जो ना वो लगाने पड़ेंगे, कंपैरेटर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो फिर वो 4 बिट के कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो ये जो है वो इसकी एक बड़ा जो ना वो ड्रॉबैक है। ये इसका जो ना वो ड्रॉबैक है कि ये जो है ना वो इसके अंदर अगर आप इस तरीके से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं, you will need 2 raised to power n minus 1 number of comparators to make this। उतने ही उसमें रेजिस्टर भी चाहिए होंगे, तो ये खासा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, पावर भी लेगा, और जो ना वो आपका जो ना वो कॉस्ट भी बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा हाँ सोल्यूशन बिल्कुल है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये गलत हो गया है, ये -1 जो है ना यहाँ पे था, इस चीज को था, ये यहाँ था, वो पावर में चला गया। ठीक है,
So it requires 2 raised to power n minus 1 comparators and 2 raised to power n resistors to convert an analog signal into n-bit digital representation. ठीक है जी? Okay. अब इसका जो सोल्यूशन है दैट इज काउंटिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाता है। उसमें क्या है कि एक जना वो जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसमें पहले एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है। बेसिकली एनालॉग के दो ऑपरेशन हैं जो कि जनरली होते हैं, वन इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और कई दफा आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपका जो म्यूजिक है वो तो स्पीकर के ऊपर चलता है, ठीक है? तो आपका जो स्पीकर को जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? कंप्यूटर से आ रहा है। कंप्यूटर ने जो आपका पूरा म्यूजिक स्टोर किया हुआ है या वॉइस स्टोर की हुई है वो किस फॉर्म में स्टोर की हुई है? डिजिटल फॉर्म में। तो डिजिटल सिग्नल जो है वो आपका कन्वर्ट होके आ रहा है टू द स्पीकर। तो स्पीकर तो डिजिटल सिग्नल को समझता ही नहीं है, तो इसका मतलब दरमियान में कोई चीज ऐसी चाहिए जो कि उस सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करे, दैट इज द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो वो होता है, ठीक है जी? अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपका यहाँ पे एक डी टू ए कन्वर्टर होता है, ठीक है जी? और यहाँ पे आपका जो है वो इनपुट सिग्नल होता है, यहाँ पे ये आपका जो है वो वीरएफ लगा हुआ और यहाँ पे ये आपकी क्लॉक है और ये कंपैरेटर है, वन कंपैरेटर। टू स्टार्ट विद काउंटर की वैल्यू जो है ना वो दिस इज ऑल जीरो, ठीक है जी? और जो लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ DAC है दैट इज कंट्रोल बाय द n-bit डिजिटल इनपुट वेक्टर। ये जो ये इसको जो है कंट्रोल कर रहा है। तो स्टार्ट विद इसकी वैल्यू क्या होगी? जब ये ऑल जीरोस है तो इसकी आउटपुट भी 0 वोल्ट्स होगी। अच्छा, जब यहां से VA और इसका कंपैरिजन होगा, VA बड़ा होगा, आउटपुट के ऊपर 1 आ जाएगा। ये इस काउंटर का इनेबल है, ये इस काउंटर का इनेबल है। तो क्या होगा कि इसकी वजह से काउंटर जो ना एक जब क्लॉक आएगी वो एक वैल्यू आगे जंप कर जाए। अब यहाँ पे कोड क्या हो गया? 001 हो गया। ये 001 को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे जाके दोबारा कंपेयर करेगा। अगर अभी भी VA ज्यादा है तो क्या करेगा कि अब ये दोबारा इसको स्टिल ये C की वैल्यू विल रिमेन 1, काउंटर इनेबल होगा, क्लॉक आएगी, ये अगली वैल्यू पे जंप कर जाएगा, इट विल बिकम 010। सपोज कि 010 के ऊपर फिर इसने कन्वर्ट किया वैल्यू, यहाँ पे वोल्टेज की भेजी, VA का कंपेयर किया, स्टिल VA ज्यादा था, तो यहाँ पे क्या होगा? अब दोबारा अभी भी C के ऊपर 1 है, ये 1 जो है वो यहाँ पे जाके काउंटर को जो है वो अपडेट करवा दें। इसकी रेजोल्यूशन हम क्लॉक इसकी रेजोल्यूशन नहीं, इसकी रेजोल्यूशन क्लॉक से नहीं कंट्रोल कर रहे, रेजोल्यूशन तो नंबर ऑफ बिट्स सैंपलिंग क्लॉक वो वहां बात से कर सैंपलिंग क्लॉक के थ्रू वो हम क्लॉक से, ठीक है जी? तो अब जो ना वो उसके बाद ये दोबारा जो ना वो जाएगा, सपोज 011 के ऊपर जाते हैं, ये एनालॉग में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे देखता है कि VA की वैल्यू जो ना वो अब इस वैल्यू से छोटी है, इस वैल्यू से छोटी है, तो ये वाला जो सिग्नल है यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब ये 0 आएगा तो काउंटर इनेबल नहीं होगा, तो क्लॉक आएगी भी तो ये अब काउंट नहीं करेगा, ये 011 के ऊपर रुक जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू थी वो इससे एक कोड पीछे 010 लिखना हो चाहिए। सो अब ये जो सर्किट है ये बड़ा आसान हो गया। इसकी जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, रेजोल्यूशन को देखें कि हमने क्या डिफाइन किया था, स्मॉलेस्ट चेंज दैट इट कैन डिटेक्ट, ठीक है जी? अच्छा, अब उसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन एक क्या थी कि उतना वोल्टेज चेंज जो कि LSB को चेंज कर सके, या उसकी एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ लेवल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लेवल्स में उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा है, उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फिर जो है ना वो उतना ही स्मॉलेस्ट वोल्टेज को वो जो है ना वो पकड़ सकेगा। तो इस केस में इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द
बिट विड्थ ऑफ द काउंटर। जितना काउंटर की बिट विड्थ बड़ी होगी, लेट्स से कि अगर वो 10 बिट काउंटर है तो ये क्या करेगा, ये 0 से लेके 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 लेवल्स के अंदर इसको काउंट कर सकेगा। अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो 2 रेज टू पावर 11 है तो 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1। अगर 20 बिट रेजोल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए कि रेफरेंस वोल्टेज उतना ही है, रेफरेंस वोल्टेज लेट्स से कि 0 से 5 ही चल रहा है, लेकिन जितना जितना आप रेजोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं उतना फाइन मेजरमेंट आपकी होती चली जा रही है, ठीक है ना। यानी पहले आपका जो स्टेप था वो बड़ा था, जब आप रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो ये स्टेप जो है बेबी स्टेप्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब आप ये देखें कि एक सिग्नल जो कि इस तरह जा रहा था उसको यू मेजर करें तो ज्यादा एक्यूरेट होगा या यू मेजर करें तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ऑब्वियसली जो छोटे स्टेप्स हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस इज, ओके। तो ये उसी की थ्योरी काउंटिंग एडीसी की लिखी है। अच्छा, अब हम सिर्फ एडीसी जो आर्डुइनो के ऊपर लगा हुआ है उसकी बात करते हैं। सो इन द केस ऑफ ATmega 328P देयर आर 6 10-bit ADCs, 6 ADCs लगे, इसको चैनल्स कहते हैं। 6 ADC चैनल्स, ADC एक ही है, उसके चैनल 6 हैं। और कुछ में या ना वो 8 भी लगे होते हैं, लेकिन जो आर्डुइनो के बोर्ड्स लगे हुए हैं उनके ऊपर 6 चैनल वाले, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी 10 बिट रेजोल्यूशन है, ठीक है। हम वो देखा है कि जी इसकी जो है ना वो जो वो है सैम्पलिंग रेट है मैक्सिमम वो 125 किलोहर्ट्ज। अच्छा, दिस इज नाउ द कंप्लीट सर्किट। ये सर्किट अब आप देखेंगे क्या क्या कर। नंबर 1, यहाँ पे देख रहे कि चैनल्स हैं 0 से लेके 7 तक और इसके आगे इनपुट मक्स लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इनमें से एक वक्त में यूज बेशक सारे हो रहे होंगे, रीड एक वक्त में एक से कर सकेंगे, सैंपल एक से उठा के आगे कर सकेंगे। सो अगर आपने 8 सिग्नल्स मेजर करने हैं तो आप बारी बारी उनको मेजर करेंगे और अकॉर्डिंगली हैंडल भी करेंगे। अच्छा, यहां पे देखें कि एक ग्राउंड का सिग्नल भी है, ग्राउंड इसको कॉमन रेफरेंस देने के लिए, ठीक है जी। एक ये इसका इंटरनल जो है ना वो एक बैंड गैप रेफरेंस है, वो देने के लिए इंटरनल रेफरेंस जो है ना ये है इसका 1.1 वोल्ट का, ठीक है जी। और AVCC एनालॉग VCC जो कि इस सर्किट को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह आपने कहा था कि यू कैन गिव एन एक्सटर्नल रेफरेंस, you can use this AVCC which is 5 volts as the reference या this internal as the reference, ये आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपने इसको रीड करना है तो यहाँ पे ये देखिए कि ADC मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट है। तो ये क्या करता है कि ये इसका जो है ना वो सिलेक्ट करता है कि इनमें से किस इनपुट ने आगे जाना है। जो इनपुट आगे जाती है वो इस सैंपल एंड होल्ड कंपैरेटर पे आता है, ठीक है जी। यहाँ पे वो 10 बिट का डैक लगा हुआ है जो हमने कहा था काउंटिंग एडीसी है। ये कंपैरिजन होता है, ये आगे जाके सिग्नल जो है ना वो इनेबल वाला सिग्नल है जो कि काउंटिंग लॉजिक को ऑपरेट करता है, आपका जो है काउंटर ऑपरेट करने से। अब ये जो काउंटर था, काउंटर को एक फ्रीक्वेंसी हमें कहा था कि आ रही होती है, क्लॉक आ रही होती है, याद है कि एक क्लॉक है जिसके ऊपर वो ऑपरेट करता है। सो वो क्लॉक कहाँ से आ रही है, वो क्लॉक इसको जो है वो यहां से आ रही है, ठीक है जी। तो ये प्री स्केलर क्या करता है, प्री स्केलर इसको जो है ना वो आपकी जो क्लॉक है उसको स्लो जो है ना वो कर सकते हैं। 125 किलोहर्ट्ज की जो स्टैंडर्ड क्लॉक आ रही है, अगर उसको आप डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय समथिंग, ये चीज हमने जो है ना वो क्लॉक में भी टाइमर्स में भी पढ़ी थी, वहां में भी प्री स्केलर होता था जिसका मकसद ये था कि जो इनपुट क्लॉक है उसको अगर आप स्लो करना चाहते हैं तो स्लो कर दें, ठीक है जी। और ये फिर एडीसी के डेटा रजिस्टर्स हैं जिसमें के जो है ये 16 बिट बेसिकली तो ये 10 बिट रेजोल्यूशन देता है। अब क्या होगा कि आपके पास एक बाइट एक रजिस्टर जो वो 8 बिट का है, क्योंकि ये पूरा 8 बिट जो है वो फैमिली है, तो फिर ये दो रजिस्टर्स में इसकी वैल्यू जाती है, लो वाले में 8 बिट्स जाती है, हाई वाले में 2 बिट्स जाती है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब आप देखेंगे इसमें रजिस्टर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। रजिस्टर्स इसके अंदर एक मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट, वो ये सिलेक्ट करता है कि कौन से वाला
जो ना वो आपने जो ना वो चैनल को आगे लेकर आना है। उसके बाद कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर को जब आप जनाब वो करीब से देखेंगे तो इंटरप्ट एनेबल, ठीक है जी, एडीसी एनेबल, ठीक है जी, स्टार्ट कंट्रोल एडीएससी के जनाब वो कन्वर्जन स्टार्ट कब करनी है वो ये सिग्नल डिसाइड करता है। उसके बाद इंटरप्ट एनेबल बता दिया, इंटरप्ट फ्लैग कि जब जो ना वो कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है तो वो एक इंटरप्ट कॉज करता है, आप जाके उस इंटरप्ट से रीड कर। सो आई होप नाउ देयर इज नो नीड कि हम जाके हर रजिस्टर की हर बिट को डिटेल में देखें। अब हमें ये नजर आ गया कि तकरीबन रजिस्टर के अंदर जहां पे भी आई लिखा होता है ना, इसका मतलब इंटरप्ट होता है, और आई के साथ अगर ई लिखा होगा तो इंटरप्ट एनेबल, और आई के साथ एफ लिखा होगा तो इंटरप्ट फ्लैग इन जनरल। ठीक है जी, इन जनरल कन्वेंशन यूज हुई है ना। और अगर इसके साथ एडी आ गया तो इसका मतलब ये एडीसी के रजिस्टर्स की बात। ठीक है जी। सो ये रजिस्टर्स की यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, बट आई वुड नॉट लाइक कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं। आई होप नाउ यू आर इंटेलिजेंट इनफ दैट यू कैन एक्चुअली डू दिस ऑन योर ओन। ठीक है जी। सो ये जो मैं बात कर रहा था कि ये ना वो देयर आर टू वेज in which you can actually store this value। ये है एडीसी का जो है ना वो लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, 0 का मतलब है राइट एडजस्ट रिजल्ट, 1 का मतलब है लेफ्ट एडजस्ट रिजल्ट। मतलब क्या, जरा देखते हैं। ये देखिए कि अगर 0 करते हैं विच इज राइट एडजस्ट, तो इसका मतलब है कि लो के अंदर आपकी लोअर वाली जो ना वो बिट आ गई, यानी ये राइट जस्टिफाइड है। 10 बिट्स है ना, 16 बिट्स के अंदर जो है वो करनी है, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं कि जी राइट जस्टिफाई, राइट अलाइन करना या लेफ्ट अलाइन करना। तो दिस इज राइट और लेफ्ट अलाइनमेंट। तो 10 बिट्स है, उसको 16 में अलाइन करना है। तो अगर आप एडीएल एआर को 0 कर देंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल गो टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ एडीसीएल। और अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं तो द मोस्ट इट विल गो टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द एडीसी वैल्यू विल गो टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द एडीसी हाई रेंज। ठीक है जी। वन लास्ट थिंग कि इसके अंदर ये जो पेन्स है विच इज रेफरेंस सिलेक्ट 1 एंड रेफरेंस सिलेक्ट 0, सो ये दो पेन्स जो है इनकी वैल्यूज ये सिलेक्ट करती है कि रेफरेंस आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। आप एबीसीसी यूज करना चाहते हैं, आप इंटरनल रेफरेंस यूज करना चाहते हैं, या आप एक्सटर्नल रेफरेंस। ठीक है जी, रेफरेंस सिलेक्शन। रेफरेंस सिलेक्शन, ठीक है जी। ये तो रेफरेंस सिलेक्शन जो है वो आपके पास इस तरीके से है कि आपके पास जनाब ये देखिए, सो इफ यू हैव, ये आपकी 0 पेन है, ये 1 पेन है। ठीक है जी। सो 0 के ऊपर एक्सटर्नल, 1 के ऊपर एबीसीसी, 2 स्पेयर और 3 के ऊपर इंटरनल 1। सो अगर आप 0 करेंगे तो ये आ जाएगा, 0 1 करेंगे ये आ जाएगा, 1 1 करेंगे ये आ जाएगा, 1 0 जो ना वो स्पेयर है, ये यूज होगा। तो ये डिटेल है आपका एडीसी का, जो आपका स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप ये देखिए क्या है, एडीसी इनेबल बिट नंबर 7, उसके बाद स्टार्ट कन्वर्जन। ठीक है जी। उसके बाद बिट 5 है जो कि ऑटो ट्रिगर इनेबल। ऑटो ट्रिगर इनेबल जो है ये इसका एक मोड है जिसको कि आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी चेंज किसी जगह के ऊपर आए, वो चेंज आप डिफाइन जो है ना वो कर सकते हैं कि अगर कोई चेंज फलाने पेरिफेरल के ऊपर आए तो यू स्टार्ट कन्वर्ट। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटो ट्रिगर। अदरवाइज तो क्या होता है कि आप खुद से एडीएससी को बताते हैं कि स्टार्ट कन्वर्जन, बट अगर आप जो ना वो इसको कर देते हैं, बिट को 1 पे कर देते हैं, तो फिर वो उस इवेंट का इंतजार करता है, वो जब इवेंट होता है तो ये कन्वर्ट करना शुरू कर। देन इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है जी, जो कि बताता है कि इंटरप्ट हो गई है। इंटरप्ट एनेबल, इसकी इंटरप्ट को एनेबल करने के लिए ताकि आप इंटरप्ट जनाब जंप कर सकें। एंड देन प्री स्केलर बिट्स है जो कि आपकी जनाब वो 3 बिट्स। अब ये आपका प्री स्केलर की जनाब वो बात आ गई। प्री स्केलर की 3 बिट्स है और 8 जन्म उसमें है। सो आप इसको क्लॉक डिवाइडेड बाय 2, क्लॉक डिवाइडेड बाय 4 बाय 8, 16, 32, 64, 128 में कर सकते हैं।
ठीक है जी। सो प्री स्केलर बिट्स, अच्छा अब समहाउ थोड़ा सा ये ना वो आई डोंट नो व्हाई इज देयर अ डिफरेंस, मैंने ये बल्कि लेक्चर बनाते हुए भी नोट कर रहा था, मैं कंफर्म नहीं कर सका, ये आप जरा नोट कर लीजिएगा या मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एडीसी की जो क्लॉक दैट शुड नॉट बी मोर देन 200 किलोहर्ट्ज, जबकि हम पीछे जो पढ़ के आए थे वो था 125 किलोहर्ट्ज। आई थिंक इट इज 200 किलोहर्ट्ज। वो जो ना हमने वो शायद किसी और माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो ना वो थी, और मैंने कहीं से जहां से सोर्स से कॉपी किया, वो सोर्स में 125 था, बट नॉनदलेस आप जिस भी डेटा जो ना शीट को खोलेंगे, जिस भी माइक्रो कंट्रोलर को देखेंगे, उसकी डेटा शीट खोलेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि जी दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इट कैन ऑपरेट। सो आपने प्री स्केलर ऐसा सेलेक्ट करना है कि आपकी जो इनपुट क्लॉक है उसको जब डिवाइड करके आप एडीसी को दे तो वो 200 किलोहर्ट्ज से ज्यादा ना हो। ठीक है जी। अब ये कन्वर्जन टाइम्स है कि फर्स्ट कन्वर्जन में जो है ना वो आपका, अगर आप जो है ना वो कोई भी जो है ना वो लेंगे तो इसमें 25 साइकिल्स लगते हैं। सैंपल अमाउंट में 14.5, उसके बाद कंप्लीट कन्वर्जन में 25, नॉर्मल कन्वर्जन सिंगल हैंडेड में 13, नॉर्मल कन्वर्जन जो है ना वो डिफरेंशियल में 13.5, ऑटो ट्रिगर कन्वर्जन जिसमें मैंने कहा था कि ये एक इवेंट का इंतजार करता है, उसमें 13 to 14 नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स लगते हैं। रफली हम इसको 13.5 करते हैं। स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग क्या है? मेक द पिन फॉर द सिलेक्टेड एडीसी चैनल एज इनपुट। तो एडीसी चैनल की पिन को इनपुट कर दें, टर्न ऑन द एडीसी मॉड्यूल, ठीक है जी, इनेबल करें। उसके बाद सिलेक्ट द कन्वर्जन स्पीड, उसका प्री जो क्लॉक की जो सिलेक्शन है वो करें, ठीक है, प्री स्केलर की। वोल्टेज रेफरेंस और एडीसी इनपुट चैनल्स को वहां से जो है डिफाइन करें। एक्टिवेट द स्टार्ट कन्वर्जन बिट बाय राइटिंग अ 1 to ADSC बिट, ठीक है जी। Then wait for the conversion to be completed by polling the ADIF bit in the ADS-CSRA register। कि अगर आप ADC इंटरप्ट फ्लैग को जो है वो चेक करते रहे कि जी ये हो गया, तो इसका मतलब आपकी आ गई। After ADIF bit has gone high, read the ADCL and ADCH registers to get the digital data output. If you want to read the selected channel again, go back to step 5. तो दोबारा से फिर से, ठीक है जी। If you want to select another VREF source and input channel, go back to step 4. ये मक्स से आपने जाके वो चैनल सेलेक्ट करना, ठीक है जी। तो ये इसका जो ना वो ओवरऑल लूप है। आप पहले इंटरप्ट को इनेबल करते हैं, एडीसी को सेटअप करते हैं, एडीसी की स्टार्ट कन्वर्जन करते हैं और वाइल लूप पे आप आते हैं, ठीक है जी। जब उसकी कन्वर्जन फिनिश हो जाती है तो आप आईएसआर में जंप करते हैं, ठीक है जी। जंप करने के बाद जो है ना वो आप देखते हैं कि वैल्यू ऑफ मक्स जीरो जो है वो क्या है, उस हिसाब से जो है ना वो आप एडीसी की वैल्यू जो है ना वो उठा लेते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो मक्स की वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हैं करते हैं, और फिर एडीसी स्टार्ट कन्वर्जन करके वाइल लूप पे आ जाते हैं। अगर आप मक्स की वैल्यू को नहीं जो है ना वो जो है ना चेंज करते तो फिर आप उसी चैनल को दोबारा से जो है ना वो करना शुरू कर देते। दिस इज अ शॉर्ट प्रोग्राम जो कि इसी को जो है ना वो शो करने के लिए किया गया कि ये देखें कि यहाँ पे जो है ना वो पहले इसने क्या किया, ये कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, ठीक है जी, इसमें जो है ना इसने इसको इनेबल कर दिया और सी के बाय 128 कर दिया, ठीक है जी। मक्स में जाके इसने 1.1 वोल्ट का रेफरेंस ले लिया, ठीक है जी, और राइट जस्टिफाइड इसको यूज कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद इसने जो है ना वो स्टार्ट कन्वर्जन किया, एडीएससी बिट को इसने बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब ये चेक कर रहे हैं कि जब तक जो है ना वो इंटरप्ट फ्लैग जो है ना वो इनेबल नहीं हुआ तो तब तक तुम वाइल लूप में रहो। जैसे ही वो हुआ तो वो वाइल लूप से निकल के यहाँ पे आया, ठीक है जी। इंटरप्ट को इसने यहाँ पे आके जो है ना वो मेरा ख्याल है डिसेबल किया ये, और इधर जो है वो इसने एडीसीएल से डेटा उठाया और एडीसीएच से डेटा उठाया और पोर्ट डी और पोर्ट बी के ऊपर किया, ठीक है जी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरियल इंटरफेसेस, बट वो हम विल टेक इट आफ्टर द ब्रेक। आज तो बड़ा